नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त करदम रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के अंदर द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल। आज की तारीख है 9 जून 2018 शनिवार। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे जो हमारा वीडियो कोर्स है वो 10,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, लेकिन पहले 2,000 एस्पिरेंट को ये 5,000 में मिलेगा। और आप जो है हमारी वेबसाइट है www.upscisexams.com, वहां पर जाके ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। चैट विंडो के अंदर अपना प्रमोशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर के अंदर आप कॉल करके भी प्रमोशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2019 के मेन एग्जामिनेशन तक की है और यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आप इस कोर्स को अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स है: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये सारे 8 सब्जेक्ट्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो हमारी वेबसाइट को तो आप ज़रूर से विजिट करें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इवन यू कैन बुक अ कॉल। हमारी चैट विंडो में जाके एक मैसेज करिए कि कॉल मी ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो आपके कन्वीनियंट टाइम पीरियड के ऊपर सारी जानकारी के लिए हम आपको यहाँ से फ़ोन करेंगे। और ये जो कोर्स है इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते हैं दोस्तों, पहले रिकॉर्ड यही किया होगा। जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगे डे टू डे शेड्यूल में वो फ्रेशली रिकॉर्डेड होंगे ताकि आपको सबसे फ्रेश मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा इनिशिएटिव है इसके साथ हमने गिव अवे रखा है। तो गिव अवे के अंदर आपको नवंबर टू अप्रैल के मंथली करंट अफेयर, गवर्नमेंट की सारी योजनाएं, द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ और जीएस के 6 महीने के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और 30 मॉक पेपर्स दिए जाएंगे जो आईएएस 2019 की प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके साथ आपको दी जा रही है हमारी तपस्वी आईएएस एकेडमी की कलम मैगजीन की 3 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन, और वो भी आपके घर के दरवाजे तक, यानी कि एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री होम डिलीवरी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी www.upsciexams.com के ऊपर। तो विजिट करना मत भूलिएगा। आज का जो पहला है एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का, जो काफ़ी डिस्कसेबल है, वो ये है कि प्रणब मुखर्जी ने जो डिबेट की थी, जो आरएसएस की मीटिंग थी वहाँ पे नागपुर के अंदर थर्सडे को, तो उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आए हैं। जो 7 जून 2018 को प्रणब मुखर्जी बीइंग अ कांग्रेस पर्सन जो आरएसएस की मीटिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पे डिबेट करके आते हैं, तो यहाँ पे और राउंड्स होंगे और आगे जाके और चर्चाएं होंगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे अलग अलग लोग ये कहते हैं कि पॉसिबल रीडिंग्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी स्पीच एट एन आरएसएस इवेंट इन नागपुर ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रीडिंग्स पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे लिटरली क्या हुआ है कि लिबरल क्रेडेंशियल्स को मेंटेन किया गया है, नेशनलिज्म की बात हुई है और कोई भी तरह का एग्रेशन या नॉट एक्सक्लूजन और नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्डिक्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। और आरएसएस की भी यहाँ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया गया। ये है सही बातें। इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा है जो ऑनगोइंग कंटेम्पररी चैलेंजेस चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। सिविलाइजेशन की जो वैल्यू है, उसकी ओपननेस है, असिमिलेशन है, अब्सॉर्प्शन और सिंथेसिस है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो डिवाइसिव कॉम कैंपेन्स चल रहे हैं जैसे कि घर वापसी या फिर लव जिहाद, इनके ऊपर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। और इनसिक्योर पेट्रियटिज्म की डिमांड यहाँ पे जो है मल्टीपल लॉयल्टी टेस्ट होने चाहिए और अपने आप को रिलेंटेंट ऑपोजिशन के ऊपर साबित करने के लिए कुछ टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन करने चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने कही है। और उनकी जो स्पीच हुई उसके बाद में मार्क्स वगैरह निकल के आए कि भाई प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने आरएसएस का इनविटेशन लिया और उन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया। तो प्रचारक से पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्पॉटलाइट के ऊपर आने का ये जो इवेंट उनके लिए रखा गया था, तो यहाँ पे जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वहाँ पे जो 4 साल से ये वर्क कर रही है और जो अभी पावर विदाउट अकाउंटेबल वर्क कर रही है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस है आपके। तो दोज आर द क्वेश्चन दैट कांग्रेस मस्ट पॉलिटिकली ग्रैपल विथ
इन डे टू कम, यानी कि कांग्रेस को भी इन जो मुद्दे हैं इनके ऊपर सोचना पड़ेगा। और जो मुखर्जी नागपुर के अंदर गए थे वो सिर्फ एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं बल्कि सिटीजन भी गए थे, भारत के नागरिक बन के भी गए थे, एंड ऑल्सो एज द कांग्रेस मैन जो इतने सालों से कांग्रेस के साथ वर्क कर रहे हैं और इतनी रेपुटेशन कांग्रेस के साथ रह के उन्होंने अचीव की है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आए हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह और एक सीनियर मोस्ट सिटीजन की तरह भी प्रणब मुखर्जी ने काफ़ी सारी अच्छी बातें उस स्पीच के अंदर 7 जून 2018 को थर्सडे को हम लोगों को बताई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वहाँ पे डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव निकल के आए हैं। और यहाँ पे जो विजन था कि एक तरफ ये भी विजन था कि आरएसएस चाहता था कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, उनके सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, ये भी सोच समझ के देखा परखा जाए, क्योंकि आरएसएस जो है उसकी थिंक टैंक्स जो है वो बहुत ही ऊपरे दर्जे की है। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से एक गेम प्लान खेला था। तो वहाँ पे जो परफॉर्म करके आए हैं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, तो प्रणब मुखर्जी जी ने बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल नॉलेज और ज्ञान शेयर किया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें थी उसको साइड में रख दी, लेकिन पैट्रियोटिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। तो इस आर्टिकल में इतना ही। दूसरा आता है डेविल्स ड्यू। तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट है, उनकी यहाँ पे कंप्लेन आई है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। तो क्या किया है, हरियाणा गवर्नमेंट को लीड करते हैं सीएम खट्टर, और इन्होंने जो स्पोर्ट्समैन है अपने स्टेट्स के उन लोगों को बोला कि भाई आप जो है वो अपनी जो अर्निंग्स आप अर्न करते हो उसमें से 33% आप जो है वो अर्निंग्स आप हमें लौटाइए, ताकि जो है हम है स्पोर्ट्स का विकास कर सके। आपको अर्निंग्स लौटानी है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है और कॉमर्शियल एंडोर्समेंट्स है उनकी भी आप इनकम यहाँ पे 33% यहाँ पे रखिए, यानी कि 1/3 और 33% यानी कि 1/3 आपको यहाँ पे शेयर करनी है। यानी कि आप सिर्फ जो अर्न करते हो उस पे से आपका जो अधिकार है वो 66% के ऊपर रहेगा। तो जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है उनका ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट ने ये दिया सही है, मैं इस चीज़ के ऊपर फिर से रिव्यू करूंगा, क्योंकि विदाउट द गेम ऑफ गुड टैक्स एंड बैड टैक्स ऑल टुगेदर मैं सारे मुद्दों को देखूंगा और उसके बाद रिव्यू करने के बाद फिर से यहाँ पे वर्डिक्ट लाऊंगा। क्योंकि ये जो 33% मार्क जो मांग लेना है एक पर्सन से या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से कि आप अपनी आय का 33% हमारे लिए दे दो कि आपको स्पोर्ट्स से ही आगे बढ़ाया गया है और स्पोर्ट के कारण ही आपके घर में दाल चावल आते हैं, तो आप भी हमारी मदद करें और स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स का विकास करवाने के लिए आप कुछ करें। तो यहाँ पे कुछ बातें बोलते हैं कि अगर आप कहीं अनऑफिशियल तरीके से भी मार्केट में पैसे लेने जाओगे तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मांगा जाता। दूसरी बात कि चाहे विश्व के या फिर कहीं भी इतिहास के निकाल के देख लो, इतना टैक्स रिजाइम पनिशेबल और स्ट्रिक्ट कहीं पर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का भी केस बनता है कि जो आप ये सोच रहे हो तो ये तो एक डकैती वाली बात है कि फोर्सफुली आपको डोनेशन करना है, वो चाहे वो कोई नहीं भी चाहता हो अपनी 33% देना, लेकिन उनको कंपलसरी देना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे टैक्स के लिहाज से ले लेना ये बहुत ही गलत चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है, वहाँ पे कुछ कीजिए, आपको अपने बजट से कुछ करके देखना होगा। आप जो स्पोर्ट पर्सन है वहाँ से इस तरह से पैसे नहीं ले सकते। और अगर आपने स्पोर्ट पर्सन से पैसे लेने हैं तो आपको इसमें से कितना आपने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स के अंदर, जो अपनी जो कारकिर्दी बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है एज अ स्टेट, क्या उनको आपने अपलिफ्ट करने के लिए उनका फिजिकल और कैरियर ग्राफ को ऊंचा लाने के लिए क्या आपने कोई इतने अच्छे एफर्ट्स किए हैं। वेरेस जो स्पोर्ट्समैन है उनका तो ये कहना है कि भाई हमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बहुत स्कोप भी कम थे, हमने अपने मेहनत बलबूते और दम के ऊपर अभी जो भी अचीव किया है कि तो किया है। तो चाहे वो एथलेटिक हो या फिर कोई नॉर्मल स्पोर्ट पर्सन हो, उनके ऊपर इतना 33% का टैक्स का बोझ लगा देना इट्स रियलिटी अ डेविल ड्यू, क्योंकि ये अफोर्डेबल अमाउंट नहीं है। अगर सरकार 5%, 10%, 3% तक की डिमांड रखती है तो ये बातें थोड़ी सी सही और
अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो टू बेयर द बर्डन। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम लोगों ने क्या आपके लिए नहीं किया है, हमने आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराई है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कराई है, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है कि कई लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी यहाँ पे ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि भाई आप जो हमें देते हो वो अर्निंग पाई है, बहुत ही कम अमाउंट हम यहाँ से ऑन करके जाते हैं, लेकिन आपने जो एक्सटॉर्शन इन लिeu ऑफ वर्चुअल इज वेरी लिटिल ग्राउंड सपोर्ट ऑफर्ड, आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ही कम है, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है एज अ फिजिकली और पर्सनली हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके सामने जो फॉर्मेटिव ईयर्स है इनके अंदर कोई भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ या फिर कोई स्पोर्ट्स साइंस यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। तो जो कंप्लेन है वो दोनों तरफ से है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ही क्रूअल है कि आप किसी के पास से 30% अमाउंट नहीं ले सकते इन द नेम ऑफ गिविंग बैक टू स्पोर्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट का विजन ये है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है या फिर आपने जो भी अचीव किया है उसके पीछे स्पोर्ट काउंसिल यहाँ की जिम्मेदार है, स्टेट स्पोर्ट काउंसिल। लेकिन इन लोगों का कहना है ठीक है वी एक्सेप्ट दैट कि जो भी हुआ है यहाँ पे स्टेट काउंसिल का हाथ बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके सामने इतनी अमाउंट इज नॉट अफोर्डेबल। दूसरी बात कि 33% इज वेरी हाई, इतना तो कोई टैक्स भी नहीं लेता, इतना भी तो कोई जुल्म नहीं ढाता, इतना और प्रेशराइज करके डोनेशन लेना इट्स रियली वेरी अनऑथेंटिक। और यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट प्लान भी तो होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे 33% आपको टैक्सेस के माध्यम से पे कर देते हैं, अपना डोनेशन भी दे देते हैं, तो उन 33% के सामने क्या आप आने वाली कोई सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हो कि जो एथलेट्स होंगे उनको बैलेंस प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो डिमांड्स है स्पोर्ट्स पर्सन्स की यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर नए स्पोर्ट्स पर्सन जो आएंगे उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या वो कोई भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट एज अ होल यहाँ पे राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो पॉइंट है वो एकदम से बेबुनियाद है कि 33% कंपल्सरी डोनेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर देम एंड इकोनॉमी एंड फॉर द स्टेट्स वैल्यू टुवर्ड्स द नेशन। तो इसको रोकना और बंद करना काफ़ी ज़रूरी है। अपने हिसाब से कोई परसेंटेज लगाना ये सही बात नहीं है, लेकिन एक विंडो खोल सकते हैं कि आप जो है स्पोर्ट्स से अचीव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और डोनेशन दे सकते हैं। दिस वुड बी द राइट डील। उसके बाद आता है यूएस गवर्नमेंट टू इट्स गवर्नमेंट, US group to its government, make in India used to justify protectionist measures। तो यहाँ पे US गवर्नमेंट जो है वो मेक इन इंडिया यूज टू जस्टिफाई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स की बात कर रही है। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो ट्रेड वॉर चल रहा है वो एक साइड है, दो चीजें क्या है, एक है इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रही है उससे क्या होता है, एक तरह से ये प्रोटेक्शनिज्म है कि अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी को, अपने रिसोर्सेज को, अपने जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और होल्ड अप करने के लिए एक मूव है, अलग तरीके का प्रोटेक्शनिज्म है, लेकिन है तो ये प्रोटेक्शनिज्म। दूसरी चीज़, इंडिया ने कई सारी चीज़ों के दाम के ऊपर यहाँ पे कैप लगा दिया है। उसका मतलब ये है, कैप लगा देना मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि इंडिया के अंदर अगर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो उसके लिए स्टेन्स आप इंपोर्ट करते हो तो अलग अलग तरह के स्टेन्स होते हैं, तो स्टेन्स के ऊपर यहाँ पे एक अपर कैप लगा दिया है कि उसके ऊपर आप पैसे नहीं ले सकते। तो इंडियन एक्सप्रेस के पास, ये इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल है, तो इंडियन एक्सप्रेस के पास ये इंफॉर्मेशन आती है एक छोटे से मेमो जो पब्लिश किया है एडवामेड करके एक न्यूज़पेपर है वहाँ से। तो यहाँ पे जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है विल्बर रोस, तो ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है। अगर आपने ट्रेड वॉर वाली वीडियो हमारी देखी है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, तो वहाँ पर भी आपको ये नाम देखने को मिलेगा। और यूएस जो अभी ट्रेड वॉर रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक के ऊपर जाके यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वीडियो ज़रूर से देखिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इंडिया है उसकी क्या चीज़ें हैं, और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जिनके रॉबर्ट लिट्जर, तो इनका भी लास्ट ईयर कुछ वर्डिक आया था। तो वर्डिक क्या है, यूज बाय पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू जस्टिफाई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। तो अपने एक अलग ही
पर्दे वाले प्रभाव के अंदर ये प्रोटेक्शनिज्म्स कैरी आउट करते हैं इंडिया के अंदर। तो जो मेमो है एडवामेड का, उसके अंदर लिखा है इन एडिशन टू प्राइस कंट्रोल इज द बैरियर द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया कंटिन्यू टू बी ओपेक एंड अनप्रेडिक्टेबल। और वहाँ पे एक पॉइंट ये है कि भाई इंडिया के अंदर जो प्राइस कंट्रोल है उसके सामने जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कंटिन्यूस ओपेक है, यानी कि खुला हुआ है, सबको पता है। और दूसरी बात है अनप्रेडिक्टेबल, एनवायरनमेंट हमारा जो है एकदम से अनप्रेडिक्टेबल है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेडिकल डिवाइसेस है वो अफोर्डेबल रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो कोरोनरी स्टेंट्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे कैप लगा दी है, और जो नी इम्प्लांट होते हैं उसकी प्राइजेस के ऊपर भी यहाँ पे कैप लगा दी है। तो फरवरी और अगस्त 2017 के अंदर जो ये चीज़ें हुई, तो यहाँ पर भी एडवामेड ने एक स्ट्रांगली ऑपोजिशन दिखाया था और अपने मेमो के अंदर बताया कि पोटेंशियल टू ब्लॉक इनोवेशन एंड लिमिट एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर एंड ऑप्शंस टू डिजर्विंग पेशेंट्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कैप लगा दोगे तो जो इनोवेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, जो नई नई इनोवेशंस होती रहती है, कोई भी प्रोडक्ट हो इसके अंदर इनोवेशंस होती रहती है, तो ये फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर आपको मिल सकती है वो आपको नहीं मिलेगी। और तीसरी बात है, ये जो कैप लगाई है आपने मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल के लिए लगाई है, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या तो उनको उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या ही इज़ फाइनेंशियली एलिजिबल टू मेक सच एक्सपेंसेस, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बाधाओं के रूप में सामने आती है। तो अपने जो मेजर्स है, आपने जो कैप लगाए हैं उस मेजर्स को आपको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और रिवाइव करें और इसको रिव्यू करें ताकि आपको पता चले कि जो मेजर्स आपने लगाए वो एक तरह से आपकी सोसाइटी के लिए और आपकी जो ग्राउंड है उसके अंदर जो 3-4 तरह के लोग रहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और मीडियम लोअर क्लास, तो उसके बीच के जो डिफरेंसेस है उसको समझिए और ये जो कैप वगैरह के आपने मार्जिन्स रखे हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तो वॉशिंगटन डीसी बेस्ड जो एडवामेड है उनको वो जो रिप्रेजेंटेट करती हो, किनको रिप्रेजेंटेट करती है, यूएस की फार्मा और टेक मेजर्स कंपनी को, जैसे कि यहाँ पे थोड़े से नाम दिए गए हैं तो अगर आप इसको कहीं नोट आउट करें तो अच्छा रहेगा। अबाउट बॉस्टन साइंटिफिक कॉरपोरेशन, मेट्रॉनिक्स, बीडी, फिजर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। इन्होंने भी काफ़ी बार इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे नोट आउट करवाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को एक बार नोटिस किया, लेकिन इंडिया का कहीं पर स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया। जिस तरह की अमेरिकन बाइक कंपनी है एक हार्ली डेविडसन करके एक मोटर बाइक कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स बनाती है, जो आला दर्जे के व्हीकल्स टू व्हीलर्स के अंदर माने जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक जॉइंट सेक्शन रखा था कांग्रेस का 2017 की फरवरी के अंदर। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक मिस ट्रीटमेंट कही कि हार्ली डेविडसन जो है इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 100% फॉरेन मार्केट्स में लगाई जा रही है, तो ये गलत है। तो इंडिया का यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया गया था, क्योंकि इंडिया जो है हार्ली डेविडसन जैसी महंगी जो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह होती है, जो कंफर्ट जोन बाइक होती है, जो प्रीमियम बाइक्स होती है, उनके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है अपनी फॉरेन मार्केट स्ट्रेटेजी को बचाने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर एक हद से ज़्यादा इसके इंपोर्ट्स ना बढ़ पाए। तो इनके ये फरवरी के अंदर वर्डिक आने के बाद उसी साल यानी कि 2017 के अंदर ही 26 फरवरी को इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हार्ली डेविडसन के ऊपर कम कर दी, और जो अभी इनफ थी, इन लोगों ने सोचा कि ये 100 थी तो इसको कम करना काफ़ी इनफ है कि ये इतना सही नहीं है। तो एकदम से जैसे ही अमेरिका ने कोई कमेंट किया तो इंडिया ने उसके ऊपर सीधा रिवर्ट करके अपनी पॉलिसीज़ के अंदर सुधार करके जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज है वो कम कर दी। तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म की जो बात हो रही है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे कंक्लूड करें तो इंडिया कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है जिससे कि इंडिया को कभी भी कहीं पर भी जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करवा दिया जाए, क्योंकि इंडिया एक तरह से न्यूट्रल कंट्री है। हमारी जो ट्रेड रिलेटेड प्रैक्टिसेस भी है वो काफ़ी न्यूट्रल है। हम तो यहाँ पे बैठे बैठे यही फोकस करते हैं कि इंपोर्ट्स को घटाने के सामने हम एक ट्राई करें कि कैसे हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, क्योंकि जो पास्ट गवर्नमेंट थी वो ऐसे स्टेप्स ले रही थी कि जो चाइना से हमारे कंट्री के अंदर जो माल
यहाँ पे भेजा जाता है, जो डंप किया जाता है, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और एमओयूज वगैरह साइन करने में ज़्यादा बिलीव करती है, ना कि कोई यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो हम अभी हमारा जो 2015 से टाइम पीरियड चल रहा है उसके ऊपर हमारा जो विजन है वो ये है कि कैसे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, ना कि अपने इंपोर्ट्स घटाने के ऊपर सोचते हैं। तो हम दूसरे कदम पे सोचते हैं। पहले हम सोचते थे कि इंपोर्ट कैसे घटाए, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनता कि हम अपने यहाँ पे कोई प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी लाते हैं, बल्कि हमारा जो विजन है वो ये है कि जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इतने क्वालिफाइड नहीं है कि ऐसी चीज़ों को यहाँ पे प्रोड्यूस करें, तो वहाँ पे भी जो हमने कैप लगाया है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाए हैं, ना कि जो कैप है वो इंडिया की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पे जो एडवामेड जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो ये बेस्ड है, तो इनके जो सोचने के तरीके हैं वो हमारी जो करंट पॉलिसीज है उसके लिहाज से उल्टे हैं। लेकिन अगर कुछ नई चीज़ें निकल के आती है तो यहाँ पर हम आपके लिए ज़रूर से लेके आएंगे। तो इस वीडियो और इस कंटेंट को अगर आपको को पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हैव अ ग्रेट डे।